मैं नया पार्षद जीत के आया हूँ, सपोज करता हूँ मैं कल जा रहा हूँ, मेरे सामने बजट में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वही होगा कि कंप्यूटर से कैलकुलेट डेटा आ जाएगा कि इतना पैसा आना है, उसका बजट दे देंगे और इतना खर्च होना है। खर्च तो तय है कि जितना दिखाएंगे उससे ज़्यादा होगा, लेकिन आय जितना होना है उससे कम ही होगा, उतना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ। मैं एक पार्षद हूँ, मेरे सामने वो बजट आए तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले 1400 करोड़ रुपए थे जब हम पार्षद थे, 1100 रहे, अब सुनने में आ रहा है 300 करोड़ 350 करोड़ ही रह गए। तो मुझे लगता है वो इस साल में ख़त्म हो जाएंगे, तो अगले साल क्या रहेगा, उससे अगले साल पार्षदों के पास कुछ खर्च करने को नहीं रहेगा। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ध्यान दे तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम सालाना जो हम अभी तक खूब जोर मार के 60 करोड़ रुपए का बजट हमारा पिछले साल बताते थे कि है जी, मुझे नहीं लगता 300 करोड़ रुपए से कम थी एडवर्टाइजमेंट का गुड़गांव जैसी जगह से आना चाहिए। इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा का ही रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए। उस साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर सरकार कितनी गहराई में क्यों नहीं जाती, ये सवाल मैंने कई दफ़ा उठाया है। द्रोणाचार्य पाउंड है हमारा, जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उसको टूरिस्ट का स्कोप बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, जिसके ऊपर प्लानिंग भी खूब हुई थी, लोगों ने जगह घेर रखी है, उसको वो बनाया जाए। पूरा लोचा है। पहले जितने कूड़ा उठाने वाले थे, मुझे अच्छी तरह याद है, वो कूड़ा उठाने वाले RWA को पैसे देते थे। कुछ पैसे घरों से लेने के बावजूद जो पैसे थे RWA वालों को देते थे। अब ये घरों से पैसे भी ले रहे हैं, कूड़ा भी रोज़ नहीं उठ रहा और उसका सही मायने में हल भी नहीं निकल रहा। जो नीचे का स्टाफ चाहिए, जो फील्ड के ऊपर काम करने वाला है, वो बहुत ना के बराबर है, और ऊपर ऑफिसर स्टाफ जो है वो प्लस और पता नहीं दुनिया भर के जिनको सलाहकार और पता नहीं क्या क्या लगाए हुए हैं। लेकिन जो उसमें नाजायज़ खर्चे आ जाते हैं उनको कैसे रोका जाए। जो खर्चे हो रहे हैं कि सीवर की सफाई, नालों की सफाई, स्टॉर्म वाटरों की सफाई, इनके अंदर एक वाहियात तरीके के खर्चे दिखाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कैसे काबू लगाया जाए वो करना बहुत। तो क्या नए पार्षद जो जीत कर आए हैं कल, अगर बजट में इसका जो बजट उनके सामने आए तो उसका विरोध भी कर सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं? ऑक्शन पॉलिसी है निगम की, वो नहीं होनी चाहिए। फरीदाबाद की तरफ 150 करोड़ रुपये आज भी बकाया है, बरसों हो गए। ब्याज तो एक तरफ गया, पैसे ही नहीं है कहीं एडवर्टाइजमेंट का, जिसके अंदर नगर निगम मेरे हिसाब से 100% फेल है। 10 साल आप भी पार्षद रह लिए, देख मतलब निगम को देख रहे हो सर। लगता है कि इस 5 साल में गुड़गांव की स्थिति सुधरेगी? नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। कल 8 तारीख है और 8 अप्रैल को गुरुग्राम नगर निगम का बजट आने वाला है। बजट को लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है और तमाम जो नए काउंसलर्स हैं, पार्षद हैं, उनके ज़हन में भी कई सवाल है, आखिर बजट होता क्या है। और मैं इसलिए आज इस बजट को लेकर चर्चा करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पार्षद, पूर्व पार्षद कह सकते हैं, कई बार रहे, और मैं इसलिए आया कि मेरे सामने एक बार बजट सेशन चल रहा था, उस दौरान ये जब सवाल इन्होंने करना शुरू किया तो उस वक्त के तत्कालीन जो मेयर थे और कमिश्नर थे वो दोनों इनके तरफ देख रहे थे और उस दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई। और आज मैं इसलिए हूं कि इस बार जितने पार्षद जीते हैं उसमें मैक्सिमम नए पार्षद हैं, करीब 25 से 28 पार्षद नए जीत के आए हैं और वो कल बजट सेशन का हिस्सा बनेंगे, पहुंचेंगे। आखिर क्या बजट होता है और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, ये तमाम सवाल हम आज चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आज बहुत अरसे के बाद मुलाकात आपके साथ हुई। सर आपका नाम इसलिए नहीं बताया कि अगर मैं नाम बताऊं तो तौहीन होगी कि गुरुग्राम नगर निगम की चर्चा हो और मैं आपका नाम बताऊं। सबको पता है सुभाष सिंगला कौन है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि जो नए पार्षद भी हैं उनको क्या कुछ, पहले तो बजट क्या है ये बताओ सर, क्या कुछ होता है, ये पूरी डिटेल एक एक कि उनके लिए फायदेमंद हो। मैं बहुत कुछ इस बारे में नहीं कहना चाह रहा जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पार्षद बने हैं, 36 के 36 पार्षद और 37 हमारी मेयर साहिबा, सभी को पहले बधाई। और सभी अपने में कैपेबल हैं और जो चुन के आए हैं बहुत सब सक्षम हैं और सबको पता है बजट क्या होता है
और किस तरीके से बनता है और किस तरीके से चलता सर है। मैं दर्शक हूँ, मुझे नहीं पता, आप थोड़ा सा चेयर इधर करो सर, मेरी तरफ देखो आप, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ, मैं दर्शकों को बताओ बजट क्या है, और इस बार करीब 1400 करोड़ का बजट है, क्या बजट है? मैंने बजट पढ़ा नहीं है क्या है, मैं बिना बजट पढ़े तो नहीं बोल सकता, लेकिन तकरीबन इतना बजट हर साल आता है। उसके अंदर खर्चे के अंदर मेन समस्या कहाँ आती है कि भाई हम सारे देखते हैं उसके अंदर खर्चे क्या आ रहे हैं, पर इनकम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाई जाए और जो खर्चे हैंगे और या जो हमारी पूंजी है उसको कैसे बचा के रखा जाए, यही बजट का सबसे बड़ा काम होता है। अगर हमने अपनी पूंजी को खर्च कर दिया और अपने आय के साधन नहीं बढ़ाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि नगर निगम के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं होंगे और वो सरकार की तरफ मुंह ताकते रहेंगे। अभी नगर निगम के पास पैसे हैं, 1100 करोड़ रुपए से की एफडी रुपए थे, पहले 1400 करोड़ रुपए थे जब हम पार्षद थे, 1100 रहे, अब सुनने में आ रहा है 300 करोड़ 350 करोड़ ही रह गए। तो मुझे लगता है वो इस साल में ख़त्म हो जाएंगे तो अगले साल क्या रहेगा, उससे अगले साल पार्षदों के पास कुछ खर्च करने को नहीं रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि बजट सिर्फ वो होता है जिसके अंदर जो आपकी आय है वो और जो आपका व्यय है उनकी डिटेल होती है, और आय और व्यय दोनों की दोनों इस तरीके से बने होने चाहिए ताकि वो कोई नुकसान की तरफ ना जाए या हम अपने घर की पूंजी जो है वो ना बेचने लग जाएं, ताकि उसका विकास करने के लिए हमारी पूंजी भी बची रहे, हमारी आय भी बनी रहे और हमारे खर्चे भी बराबर पूरे गुड़गांव जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक होते रहें। गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है आय का, और मैं ये मानता हूँ कि भाई बजट को इस तरीके से देखा जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आय के सोर्सेज क्या क्या है नगर निगम गुरुग्राम के पास? नगर निगम गुरुग्राम के पास सबसे बड़ा आय का स्रोत है प्रॉपर्टी टैक्स। जो प्रॉपर्टी टैक्स है इससे हमारा एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा आता है, जिसके ऊपर नगर निगम बड़े ध्यान से लगा हुआ भी है और मुझे लगता है कि भी उसके रिकवरी और सबके ऊपर लगा है। एक यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर नगर निगम पूरे तौर से लगकर पैसे लेने के लिए अंदर सक्षम है, बाकी कहीं पर ध्यान नहीं जा पाता। या दूसरा जो हमारे को जो प्रॉपर्टी टैक्स आते जो हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी का पैसे आते हैं, पहले 2% आते थे, जब से GMDA बना है तब से इनको 1% नगर निगम को 1% GMDA को जाता है। जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उसके ऊपर 5% रिवेन्यू टैक्स होता है और 1% जो आता है दोनों को चला जाता है। वो भी साल के अंदर बहुत बड़ी रकम है हमारे पास। मुझे लगता है कि भी वो भी साल के अंदर 300-400 करोड़ रुपए ज़रूर आने चाहिए। इतने पैसे आते हैं जो कि हमारे को साथ के साथ लेने चाहिए। सरकार के पास कई कई साल पड़े रहते हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, और जिन लोगों से हमने पैसे लेने हैं उनसे पैसे लिए जाएं। जी, किन से पैसे लेने होते? पैसे लिए हमारे पास फरीदाबाद की तरफ 150 करोड़ रुपये आज भी बकाया है, बरसों हो गए। ब्याज तो एक तरफ गया, पैसे ही नहीं है, कहीं नाम लेने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से हमारे को जहाँ जहाँ भी और कहीं पैसे दे रखे हैं बजट के अंदर हमारे पास आते हैं लिखकर। मैं अभी बजट की कॉपी मेरे सामने नहीं है, पर मैं बड़ी कॉमन सी बातें कर रहा हूँ कि भाई हमारे को बजट सिर्फ बजट वही होता है जिसके अंदर आय और व्यय दोनों की तरफ ध्यान दिया जाए। ये दो साधन तो हमारे पास ऐसे हैं जिसके अंदर ये है। तीसरा एक साधन है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का, जिसके अंदर नगर निगम मेरे हिसाब से 100% फेल है। वो क्या कारण है मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अगर नगर निगम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ध्यान दे तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम सालाना जो हम अभी तक खूब जोर मार के 60 करोड़ रुपए का बजट हमारा पिछले साल बताते थे कि है जी, मुझे नहीं लगता 300 करोड़ रुपए से कम थी एडवर्टाइजमेंट का गुड़गांव जैसी जगह से आना चाहिए। इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा का ही रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए। उस साइड कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसके अंदर सरकार कितनी गहराई में क्यों नहीं जाती, ये सवाल मैंने कई दफ़ा उठाया है। पर इस गहराई में क्यों नहीं जा रही सरकार, या क्या अफसरों के साथ या कोर्टों के अंदर जाके लोग बाग स्टे ले आते हैं जिसकी वजह से हमारे को पैसे नहीं मिलते। तो वो उसके ऊपर हमारे को डट के मुकाबला करना चाहिए और पैसों की आय होनी चाहिए।
ये हमारे पास एक दुकानों को लाइसेंस देने की चर्चा हुई थी जब आप थे, तो कई दुकानें हैं, कई कॉलोनीज हैं, कई छोटे छोटे गांव, अब तो गांव नहीं कहेंगे, गुरुग्राम में, और वहाँ उन क्षेत्रों में हज़ारों की संख्या में दुकानें हैं। अगर उनको भी लाइसेंस शुल्क लिया जाए तो उसमें भी ये भी आय का सोर्स बड़ा हो सकता है। नहीं, वो लाइसेंस शुल्क वगैरह सब कुछ हमारे यहाँ एप्लीकेबल है जी। लेकिन वो कहीं से भी किसी से कुछ नहीं लिया जाता। उसके अंदर कहीं क्लैरिटी नहीं दे रखी इन्होंने किसके साथ क्या है क्या नहीं है। अगर वो एक कानून स्पष्ट तौर से बने और तो जितनी भी दुकानें हैं इन सब के ऊपर एक टैक्स के तौर से हमारे पास नगर निगम के अंदर प्रावधान है जिसके ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान देते हैं कुछ और बात करते हैं तो कभी कभी वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में लगा दिया जाता है जिसके अंदर सबका विरोध आता है। तो धीरे धीरे करके अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें, कोई पहले मामूली टैक्स लगा के हम उनसे लोगों से लें तो वो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा आय का साधन हो सकता है जिसका हमारे यहाँ प्रावधान भी है और परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं है। एक और मैं देखा सर कि निगम कहता है कि सबसे ज़्यादा खर्च सैनिटेशन पे है, सफाई पे, कूड़ा पे, जबकि घरों से कूड़े के पैसे लिए जाते हैं। तो ये मतलब नहीं, देखो, खाली घरों से कूड़े के पैसे लेने का मतलब है कि वो आपके घर से डोर टू डोर कलेक्शन होती है। ठीक है। उठाने के बाद जब वो कहीं गिरता है हाँ। वहाँ से डंपिंग स्टेशन पर जाना, डंपिंग स्टेशन पर जाके उसको ट्रीट करना, उसकी छटाई करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। खाली पैसे लेके वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना अलग है। पहले मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर भी पूरा लोचा है। पहले जितने कूड़ा उठाने वाले थे मुझे अच्छी तरह याद है, वो कूड़ा उठाने वाले RWA को पैसे देते थे। कुछ पैसे घरों से लेने के बावजूद जो पैसे थे RWA वालों को देते थे। अब ये घरों से पैसे भी ले रहे हैं, कूड़ा भी रोज़ नहीं उठ रहा और उसका सही मायने में हल भी नहीं निकल रहा। कूड़े का पहाड़ों का ढेर लगा पड़ा है। एक इको ग्रीन कंपनी होती थी जो किसी के हाथ की नहीं थी, किसी के काबू की नहीं थी, अब सुनने में आ रहा है उसका टेंडर कैंसिल हो रहा है। रोज़ नए टेंडर दिए जा रहे हैं, रोज़ कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा। ये हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसका रोज़ाना का रोज़ाना काम है। सफाई रोज़ की रोज़ चाहिए और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सफाई जो है उसका ध्यान हमें भी रखना है। अब लोग बाग जहाँ मर्जी आती है वहाँ कूड़ा फेंक देते हैं। रोज़ सफाई आजकल बड़ी तेज़ी से हो रही है परंतु अगले दिन देखो तो वही कूड़े का ढेर लगा होता है। लोगों को भी इसमें होना चाहिए, लेकिन बजट के तौर से खर्चा उसके अंदर पूरा है, खाली उसके अंदर नहीं है। लेकिन नगर निगम को कुछ काम तो करने हैं खर्चे के तौर सिंगला पर। साहब, एक सवाल मैं रखूंगा यहाँ, वजह क्या है? 2011 का बजट आपने भी देखा, मैंने भी देखा, 2017 का बजट भी आपने देखा, मैंने भी देखा। बजट बनता है कि इतने 100 करोड़ का बजट है, बट उसके बावजूद भी पैसे जो FD के पैसे होते हैं या बाकी पैसे खर्च हो जाते हैं। निगम कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। वजह क्या होता है? क्या वो पैसा जो आना चाहिए होता है वो आता नहीं है, ये खर्च जो बढ़ जाते पैसा हैं? आने की चीज़ है वो नहीं हो रही। एक सबसे बड़ी कमी हमारी है पानी के बिल। पानी का पैसा नहीं लिया जा रहा। तकरीबन हम GMDA को, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, 140-150 करोड़ रुपए साल के पानी के दे रहे हैं और हमारी रिकवरी ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए की है। जो 100-120 करोड़ रुपए का डेफिसिट है वो हमारे को लोगों से वसूल करना चाहिए। पैसा हमारे को ज़रूरी है। पानी जो दिया जा रहा है, इनके रेट कुछ भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी पानी के बिल वसूले नहीं जा रहे। अगर पानी के बिल, हमको एक बात समझने की है, जब हम पानी ख़रीद रहे हैं GMDA से और सालाना जितने पैसे दिए जा रहे हैं उसका बिल बना के हम लोगों को दें और लोगों से वसूले जाएं, तो मुझे लगता है कि 150 करोड़ नहीं तो 120-25 करोड़, 100 करोड़ से ऊपर तो हम लोगों से वसूल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पानी के ऊपर जो है वो बड़ा ध्यान दिया जाए, लेकिन वो उसकी कोई वेस्टेज कर रहे हैं लोग बाग, कुछ हो नहीं रहा, लोगों के मीटर नहीं लगे हुए और इस तरीके फेल्योर तो निगम की है। बिल्कुल निगम की चलिए, एक और, मैं नया पार्षद जीत के आया हूँ, सपोज करता हूँ मैं कल जा रहा हूँ, मेरे सामने बजट में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि वहाँ तो वही होगा कि कंप्यूटर से कैलकुलेट डेटा आ जाएगा कि इतना पैसा आना है, उसका बजट दे देंगे और इतना खर्च होना है। खर्च तो तय है कि जितना दिखाएंगे उससे ज़्यादा होगा, लेकिन आय जितना होना है उससे कम ही होगा, उतना होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ। मैं एक पार्षद हूँ, मेरे सामने वो बजट आए तो मुझे क्या करना चाहिए? हमारे पास बजट में सबसे बहुत बड़ा एक हिस्सा है सैलरी का, जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारे को
जो नीचे का स्टाफ चाहिए, जो फील्ड के ऊपर काम करने वाला है, वो बहुत ना के बराबर है। और ऊपर ऑफिसर स्टाफ जो है वो प्लस और पता नहीं दुनिया भर के जिनको सलाहकार और पता नहीं क्या क्या लगाए हुए हैं। हमारे को स्टाफ चाहिए एसडीओ, जेई, सुपरवाइज़र, एक्सियन, जिन्होंने फील्ड में काम करना और फील्ड का काम करवाना है। ये हमारे पास मेरे हिसाब से कम जितना स्टाफ है हमारे से इससे 3 गुना स्टाफ अभी और चाहिए अगर नगर निगम को करना है तो। जो सही तरीके से अगर नगर निगम गुड़गांव की जो रिक्वायरमेंट है इतना स्टाफ हमें चाहिए, लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मेरे हिसाब से तो अभी गुड़गांव के अंदर जो पोजीशन बन रही है नगर निगम में, एस्टीमेट बनाने के लिए भी आदमी नहीं है, वो भी हमें आउटसोर्स करना पड़ता है। इस तरीके की चीज़ें नगर निगम में सुधार आएंगी तो करेंगे। जो खर्चा आ रहा है हमारा वो ज़्यादा की सबसे बड़ी समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अपने पैसे हैं। सभी काउंसलरों को एक आराम है, वहाँ पर अगर वो बजट दिखाते हैं कि हमें सड़क बनाने के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करना है या 200 करोड़ रुपए खर्च करना है और हम 200 की जगह 300 करोड़ रुपए भी उस पर खर्च कर देते हैं, तो हमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती क्योंकि हमारे पास पैसा है। अगर जब ये पैसा नहीं रहेगा और 100 करोड़ की जगह हमें 125 करोड़ रुपए मान लो खर्च करने हैं तो हमारे को सरकार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी 25 करोड़ रुपए से ऊपर की। तो अभी इसको संभाल के खर्च करा जाए और ताकि हमारे को इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा ज़्यादा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो शहर के विकास में लग रहा है। लेकिन जो उसमें नाजायज़ खर्चे आ जाते हैं उनको कैसे रोका जाए। जो खर्चे हो रहे हैं कि सीवर की सफाई, नालों की सफाई, स्टॉर्म वाटरों की सफाई, इनके अंदर एक वाहियात तरीके के खर्चे दिखाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कैसे काबू लगाया जाए वो करना तो बहुत क्या नए पार्षद जो जीत कर आए हैं कल अगर बजट में इसका जो बजट उनके सामने आए तो उसका विरोध भी कर सकते हैं या अपने सुझाव दे सकते हैं? अपने सुझाव दे सकते हैं। विरोध करने का तो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बजट अगर पास नहीं होगा तो फिर बजट पे कुछ भी खर्च कर नहीं सकते क्योंकि तनख्वाह के लिए इनके पास पावर होती है 10% या 15% बजट का हिस्सा निकालने के लिए, जिसमें वो अपना निकालेंगे, अपनी सैलरी लेते जाएंगे, शहर का विकास नहीं होगा। बजट तो पास करना चाहिए, साथ के साथ समझ बूझ कर बजट पास करना चाहिए कि भाई क्या पोजीशन है और समझ बूझ के क्या चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की भी बात नहीं है कुछ। जो इसके अंदर एक तरीके का मुझे जो लगता है जिस पे ऑब्जेक्शन आना चाहिए कि हमें नगर निगम की ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए। जो इनके खर्चे हैं, जो ये लगते हैं लोगों को कि ये डेवलपमेंट के अलावा फालतू के खर्चे हैं, उन पर बड़े ज़बरदस्त तरीके से रोक लगे, जब वो काम चल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी कोई ऐसी खास बात मुझे नहीं लगता उसके अंदर देखने की। ठीक है, लास्ट आपने कही दिया कि ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए, यानी ऑक्शन पॉलिसी है निगम की वो नहीं होनी चाहिए, उसका मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं तो पीछे भी एक दफ़ा कहा था कि भाई कुछ बिल्डरों को इन्होंने वो दिए थे जगहें एक्सचेंज के अंदर कि भाई ये हमने आपको जगह दे दी, इसके बदले में बिल्डर ने उसको जगह दे दी थी। मैं ये कहता था कि आप उसको जगह देते हो, मान लो एक रास्ते की जगह है या कोई और चीज़ जगह है, उस बिल्डर को दी है, उसके बदले में जगह लेने की बजाय कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं है जो 35 से 40% FAR वो कोलैबोरेशन करने वाला, जिससे भी कोलैबोरेटर है 35 से 40% उसके अंदर है। अगर 1 एकड़ के अंदर हमारे को 76,000 स्क्वायर फुट मिलता है, जिसका अगर 40% या 35% हमारे को तकरीबन 25 से 30,000 स्क्वायर फुट के फ्लैट्स हमें दे दे, वो बात ख़त्म है। नगर निगम के अंदर वो फ्लैट की कीमत और जो ज़मीन हमें मिल रही है ज़मीन के बदले में, उसकी कीमत में कम से कम 50 गुना का फ़र्क है। जो ज़मीन अगर वो बैठती है हमारे पास 20 लाख की या 50 लाख की, और जो फ्लैट्स बैठते हैं वो करोड़ों के अंदर हैं, पर ये बिल्डरों के साथ मिलकर अपनी मनमानी से ये काम करते हैं। वो ज़मीन देने की बजाय, क्योंकि वो सबके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई ज़्यादा दो, जो उसने किसी भी अभी साथ कोलैबोरेशन कर रखा है जिस रेट में, कम से कम 35% से 45-50% तक कोलैबोरेशन होता है। हम कह रहे हैं 35% 40% भी दें, तो अगर ये कंपनी आज गवर्नमेंट इन कंपनियों के साथ एक कोलैबोरेशन वाला काम करती तो मेरे हिसाब से कम
कम से कम 200 फ्लैट से ज़्यादा नगर निगम के पास होते हैं इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, जिसके अंदर सभी अफसरों के रहने के लिए जगह बड़े आराम से बन जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं अपना पूछ लूँ? जरूर पूछो जी। 10 साल आप भी पार्षद रह लिए, हाँ। देख मतलब निगम को देख रहे हो सर, हाँ। लगता है कि इस 5 साल में गुड़गांव की स्थिति सुधरेगी या कि वैसा ही चलेगा? उम्मीद तो करनी चाहिए। पहले ऐसा नहीं है कि गुड़गांव की स्थिति नहीं सुधरी है। अगर आप पुरानी फोटोएं देखेंगे और अब की फोटोएं देखेंगे, दिन रात का फर्क है। बहुत फोटो तो आपके भी बदल गए सर, 10 साल पहले कुछ और नहीं दिखते थे। जी, जो नगर निगम के आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है। जो कच्ची सड़कें पड़ी थी चारों तरफ, वो सारी की सारी पक्की भी हो गई हैं। आप मेन रोडों के ऊपर जो देख रहे हैं जिस तरीके से, उसका थोड़ा सा फ़र्क है। नहीं तो आप कॉलोनियों के अंदर जहाँ पर पार्षदों ने मेहनत करी है, ऐसा नहीं है। सीवर लाइनें भी डलवाई हैं, सड़कें भी डली हैं, लाइटें भी मेरे हिसाब से कम 25-30 हज़ार लाइटें शहर के अंदर ज़रूर लगी होंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन वो मेंटेन नहीं होती। क्या हर एक पार्षद अपनी मेहनत करता है, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ लगा होता है। मेरी एक और थी सुझाव कि गुड़गांव को एक छोटा सा टूरिज़्म हब बनना चाहिए। यहाँ पर शीतला माता पे और गुड़गांव एक गोल्डन ट्रायंगल है। जो विदेश से आदमी आते हैं वो दिल्ली, जयपुर और आगरा, ये 3 जगह घूमने जाते हैं। वो उसमें से कहीं से भी जाएँ तो गुड़गांव ज़रूर आता है। तो गुड़गांव को एक टूरिज़्म हब बनाया जा सकता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक द्रोणाचार्य पाउंड है हमारा, जिसके ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उसको टूरिस्ट का स्कोप बनाया जाता है, बहुत बढ़िया, जिसके ऊपर प्लानिंग भी खूब हुई थी। लोगों ने जगह घेर रखी है, उसको वो बनाया जाए। शीतला माता मंदिर है, एक यहाँ पे एकलव्य मंदिर है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। फिर जो आदमी आए तो एक टूरिस्ट बस बना के घुमाया जाए। शीतला माता मंदिर, द्रोणाचार्य के विदेशी आते हैं, बहुत पूछते हैं द्रोणाचार्य, हम DSD कॉलेज दिखा के उसको ख़त्म कर देते हैं। एक्चुअल में क्या है कि वो वहाँ बनेगा तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। CSR का पैसा मिलने को तैयार है, गवर्नमेंट एड देने को लिए तैयार है, विदेश से एड मिलने को तैयार है। फिर क्योंकि जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं उनकी वजह से वो नहीं होता। वहाँ से जो आदमी आए, यहाँ जाए, द्वारका रोड दिखाया जाए, गोल्फ कोर्स रोड दिखाया जाए, कोई बड़ी फैक्ट्री दिखाई जाए, तो वो जो चीज़ें दिखाई जाएँ, जब दिखेगा कि वो आदमी जाए गुड़गांव की तारीफ़ करे बाहर जाके। इस तरीके का कोई टूरिज़्म भी गुड़गांव के अंदर ज़रूर बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे कल बजट है और जितने तमाम नए पार्षद हैं उस बजट में मैं इसलिए आज इंटरव्यू आपके सामने दिखा रहा हूं, ताकि आपके सामने जब बजट आए तो आप वो भी ज़रूर देखें कि जो खर्चे बिना ज़रूरत के ऐड ऑन हैं उसको कम कर यहाँ के बजट को सुदृढ़ और इस शहर को और सुंदर बनाया जा सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।